गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने मैंने टॉपिक डाल रखा है सीडीएनए और जीनोमिक लाइब्रेरी। वैसे तो हमारे जैव प्रौद्योगिकी के कृषि में महत्व चल रहे थे, जहां पर मैंने आपको 3 महत्व पढ़ा दिए थे कल। एक तो बीटी कपास पढ़ा दिया था मैंने आपको, ध्यान हो तो, बीटी कॉटन या किलर कॉटन। दूसरा मैंने आपको शाकनाशी प्रतिरोधी पादप पढ़ा दिया था, और एक फलों का विलंबित परिपक्वन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको फ्लेवर सावर टमाटर पढ़ाया था। ठीक है ना। वो 3 जैव प्रौद्योगिकी के कृषि में महत्व में आपको पढ़ा दिया था। सीडीएनए और जीनोमिक लाइब्रेरी में पहले पढ़ा चुका हूं, पर आज मैं एक बार और पढ़ा रहा हूं इसको। वो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये। इसको एक बार और पढ़ा दूंगा तो आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगा। ठीक है ना, रिवीजन क्लास मान लो एक तरीके से आप। देखो बच्चों, इस सीडीएनए और जीनोमिक लाइब्रेरी को समझने से पहले मैंने आपको सेंट्रल डोगमा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सेंट्रल डोगमा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कई बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार मैं वापस पढ़ा रहा हूं। उससे पहले मैं सेंट्रल डोगमा पढ़ा रहा हूं आपको एक बार। देखिए ध्यान से देखो, सेंट्रल डोगमा। ठीक है ना। सेंट्रल डोगमा में मैंने आपको क्या बताया था? क्रिक ने बोला कि भाई आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी आनुवांशिक सूचनाएं हमेशा एक दिशा में क्या करती है? गमन करती है। इसका मतलब क्या कि डीएनए से हमेशा क्या बनेगा? डीएनए। फिर डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। यानी आरएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनने को हमने क्या बोला? रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति। और डीएनए से आरएनए बनने को हमने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हमने क्या बोला? ट्रांसलेशन या अनुवादन। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो अकॉर्डिंग टू क्रिक, तो आनुवांशिक सूचनाएं हमेशा इसी दिशा में बहेंगी। डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। पर जो 2 वैज्ञानिक थे, टेमिन व वाल्टीमोर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा डीएनए से डीएनए ही बने। कई बार उल्टी प्रोसेस होती है, या जरूरी नहीं है कि हमेशा डीएनए से आरएनए ही बने। कुछ पादप वायरस वाहक ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। और इस डीएनए को अपन किस नाम से जानते हैं? सीडीएनए के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक डीएनए के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया में एंजाइम कौन सा काम में आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से क्या बनता है? आरएनए से सीडीएनए बनता है। आगे बात समझ में? कुछ पादप वायरस वाहक में ऐसा होता है कि आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। जबकि क्रिक तो यही कह रहा था कि हमेशा डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। पर टेमिन और वाल्टीमोर क्या कहता है? जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है तो आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए भी बन जाता है। अब बच्चों बात एक ये आती है, यहां 2 शब्द हैं, देखो समझने की कोशिश करना आप। एक तो शब्द है जीनोमिक लाइब्रेरी, बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। जीनोमिक लाइब्रेरी। और एक है बच्चों हमारे पास सीडीएनए लाइब्रेरी। ये 2 शब्द हैं। देखो लाइब्रेरी का मतलब क्या है? संग्रह है। जैसे हम किसी लाइब्रेरी में घुसे, उस लाइब्रेरी में ए से लेकर जेड तक प्रकार की पुस्तिकाएं हैं। ए से लेकर जेड तक प्रकार की पुस्तकें हैं, और रैक बनी हुई है अलग अलग क्या बनी हुई है? रैक। और उन पर ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक लिखा हुआ है। तो हमसे हमारे सर ने कहा
कि जाके बी वाली बुक निकाल लाओ या बी रैक वाली बुक निकाल लाओ। तो हम आए कमरे में, लाइब्रेरी में घुसे, वहां पे हमने बुक का कलेक्शन देखा और सबसे पहले हमको बी दिखा, क्योंकि हमको कौन सी वाली बुक लेनी है, बी वाली बुक लेनी है। तो वहां से हमने क्या करा, बी वाली बुक को निकाला रैक में से और सर को ले जाकर दे दिया। हमारा काम कितना सरल हो गया। यदि मान लो वहां पर ये नहीं लिखा रहता ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो हमको पता ही नहीं लग पाता कि इतनी सारी बुक, और एक रैक में 100 बुकें हैं एक प्रकार की, तो हमको पता नहीं लग पाता कि इतनी बुकों में से हमारी बी वाली बुक कौन सी है। और वहां पे वो काम सिंपल हो गया। आई बात समझ में? तो बुक्स का संग्रह वहां पर हो रहा है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में हमारा जो जीन है, एक जो जीव है उसका संपूर्ण जीन है, संपूर्ण डीएनए है, उस डीएनए का क्या होगा, संग्रह होगा। जैसे हम एक शॉर्ट में बात करते हैं, देखो बच्चों, जैसे हम एक शॉर्ट में एक चीज पकड़ लेते हैं, जैसे ई कोलाई जीवाणु, देखिएगा ध्यान से, ये इसका डीएनए है, कंप्लीट डीएनए है, और ये इसके अंदर प्लाज्मिड है। आई बात समझ में? अब इस ई कोलाई की हमको जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर करनी है। जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब संपूर्ण डीएनए, संपूर्ण क्रोमेटिन पदार्थ जो इस जीव के अंदर मौजूद है, उस संपूर्ण क्रोमेटिन पदार्थ को हमने बाहर निकाल लिया। ये आ गया बच्चों। संपूर्ण जेनेटिक मटेरियल वो हमने इस ई कोलाई से क्या कर लिया, अलग कर लिया। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है ये, किसका, ई कोलाई का। अब हमको इसको जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। भाई बहुत सारा डीएनए है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, इस डीएनए को आरी से काटा और इसके छोटे छोटे खंड हमको प्राप्त हो गए। ये खंड हमको प्राप्त हो गए। आई बात समझ में? हम किसकी, ई कोलाई की जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, इसके संपूर्ण डीएनए खंड की लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब वही हमने इनको नाम दे दिया खंडों को, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, और बढ़ा लो इसको, STUVWX और Y और Z, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितने खंड बन गए, 6 चौको 24, तो 26 खंड अपने को इसके डीएनए के प्राप्त हो गए, हम मान रहे हैं। अब हमको क्या बनाना है, इस प्रत्येक खंड की अनेक कॉपियां बनानी है, बहुत सा, जब भी तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनेगी। भाई हम क्या करेंगे, अब जैसे हमको प्रत्येक खंड की अनेक कॉपियां बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक खंड को अलग अलग प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। ये एक प्लाज्मिड है, ये दूसरा प्लाज्मिड है, ये तीसरा प्लाज्मिड है। ऐसे हमारे पास कितने प्लाज्मिड होंगे, 26। इन 26 प्लाज्मिड के अंदर हम हमारे वांछित जीन खंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ABC ऐसे कितने जोड़ देंगे, 26 प्लाज्मिड होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो डीएनए प्राप्त हुआ वो कौन सा डीएनए हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। हमारे पास डीएनए खंड थे, हमने प्रत्येक डीएनए खंड को किस में जोड़ दिया, प्लाज्मिड में। ऐसे कहां तक जोड़ देंगे हम, जेड खंड तक। ये हमने हमारी वांछित जीन को यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हमने इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, संकर डीएनए को, प्लाज्मिड डीएनए को, पुनर्योगज डीएनए को हमने किस में प्रवेश करा दिया, अलग अलग पैट्रिक प्लेट ली हमने, अलग अलग संवर्धन माध्यम, अलग अलग संवर्धन, ए के लिए अलग संवर्धन माध्यम, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। अब हमने ए को क्या करा, ए को एक जीवाणु में प्रवेश करा दिया, ये प्रवेश कर गया ए। इसी प्रकार हमने बी को एक जीवाणु में प्रवेश करा दिया, ये प्रवेश कर गया बी। इसी प्रकार सी को हमने प्रवेश करा दिया, ये सी प्रवेश कर गया। अलग अलग परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर गए, और इन परपोषी कोशिकाओं को अलग अलग हमने संवर्धन माध्यम में क्या कर दिया, डाल दिया। अब परपोषी कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो 100% हमारी वांछित जीन की संख्या भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसकी संख्या 500 हो गई, तो हमारा जो डीएनए खंड था उसकी संख्या भी 500 हुई या नहीं हुई, हो गई। तो
ए जो हमारा वांछित ए जो हमारा जीन खंड था, डीएनए का खंड था, इसकी हमको 500 कॉपियां प्राप्त हो गई। तो बताओ ये लाइब्रेरी बनी या नहीं बनी? आई बात समझ में? ए डीएनए खंड की ये क्या बन गई? लाइब्रेरी। ये बी डीएनए खंड की लाइब्रेरी बन गई, ये सी डीएनए खंड की लाइब्रेरी बन गई। इन लाइब्रेरीज को अपन क्या बोल रहे हैं? अब जैसे एक कमरे के अंदर अपन ने ऐसे 26 पैट्रिक प्लेट लगा दी, 26 पैट्रिक प्लेट, और 26 में अलग अलग 26 डीएनए खंड है, उनकी लाइब्रेरी बनी हुई है ई कोलाई की। तो हमारे सर ने हमसे कहा कि जाके सी वाली लाइब्रेरी निकाल लो, हमको उस जीन से काम है। तो हम तुरंत हमने सी वाली पैट्रिक प्लेट उठाई जिसके अंदर सी वाले जीवाणु मौजूद है, उनको लाके सर को हमने क्या कर दिया? दे दिया। तो ये क्या हो गई बच्चों? जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई। ये कौन सी लाइब्रेरी हो गई? जीनोमिक लाइब्रेरी। आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम को हमने निकाला बाहर, निकालने के बाद उसके डीएनए के हमने छोटे छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए आरी के द्वारा। उन टुकड़ों को हमने क्या करा? प्लाज्मिड में जोड़ा। प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद हमने अलग अलग प्लाज्मिड में जोड़ा। अलग अलग प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद उन अलग अलग पुनर्योगस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग अलग परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया। उन अलग अलग परपोषी कोशिकाओं को हमने अलग अलग संवर्धन माध्यम में डाल दिया और हमने उनकी जीनोमिक लाइब्रेरी क्या कर ली? तैयार कर ली। ये जीनोमिक लाइब्रेरी है। आगे बात समझ में? अब बच्चों सीडीएनए लाइब्रेरी हम कैसे बना रहे हैं? सीडीएनए लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, अब देखो बच्चों, होता क्या है, जो डीएनए होता है, ये डीएनए किससे बना है? एमआरएनए से। किससे बना है? एमआरएनए से। ये डीएनए बन गया। आई बात समझ में? अब सीडीएनए लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं? जो कोई भी जीव है उसका हम एमआरएनए निकाल रहे हैं बाहर। आई बात समझ में? एमआरएनए भी मैच्योर एमआरएनए, जिसके अंदर केवल कोडिंग भाग है, जिससे केवल प्रोटीन का निर्माण होगा, वो हमने क्या कर लिया? एमआरएनए निकाल लिया। पहली बात तो सीडीएनए लाइब्रेरी, एक बात ध्यान रखना, हमेशा यूकेरियोटिक सेल की बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल की सीडीएनए लाइब्रेरी नहीं बनेगी, ई कोलाई की नहीं बनेगी। यूकेरियोटिक सेल होनी चाहिए, जैसे हमारी सीडीएनए लाइब्रेरी बनेगी। तो हमने क्या करा? हमारी जो कोशिका है उसमें से मैच्योर एमआरएनए निकाल लिया, परिपक्व एमआरएनए निकाल लिया। ये हमारे पास ये मैच्योर एमआरएनए हमने निकाल लिया। ये एमआरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है? दिशा है। आई बात समझ में? मैच्योर एमआरएनए जिसके अंदर केवल कोडिंग भाग है, जिससे कंप्लीट एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। वो भाग हमने क्या कर लिया? निकाल लिया किसी भी यूकेरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल का सीडीएनए लाइब्रेरी नहीं बनेगा, केवल यूकेरियोटिक का बनेगा। ध्यान रखना इस बात को बच्चों। अब हमने एमआरएनए निकाला ये, अब इस एमआरएनए से हमको क्या बनाना है? डीएनए, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं? सीडीएनए लाइब्रेरी। एमआरएनए लाइब्रेरी नहीं बनानी, हमको सीडीएनए लाइब्रेरी बनानी है। तो हमने क्या करा? इसके सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। और ये डीएनए कैसा कहलाया? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंट्रल डोग्मा में बताया है कि एमआरएनए से प्राप्त जो डीएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। तो ये आरएनए के सारे डीएनए की क्या बन गई? एक स्ट्रैंड बन गई। आई बात समझ में? ये जुड़े हुए हैं आपस में बच्चों, जुड़े हुए हैं। ये आरएनए डीएनए से जुड़ा हुआ है, ये आरएनए की स्ट्रैंड डीएनए की स्ट्रैंड से क्या जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? हमको इस डीएनए को अलग करना पड़ेगा इस आरएनए से। तो हमने हाइड्रोलिसिस एंजाइम के माध्यम से ये बॉन्ड ब्रेक करा, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। ये आ गया, ये डीएनए आ गया अलग। ठीक, यहां पर एंजाइम कौन सा काम में आया था? एमआरएनए से डीएनए बनाने में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या आ गया? सीडीएनए। इस सीडीएनए को हमने क्या कर लिया बच्चों? डबल स्टैंडर्ड कर लिया। ये द्विसूत्रीय डीएनए हो गया, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। आई बात समझ में? अब जो ये द्विसूत्रीय डीएनए बना, ये जो द्विसूत्रीय डीएनए हमारे पास प्रिपेयर हुआ, इस द्विसूत्रीय डीएनए को हमने प्लाज्मिड में जोड़ा, ये जोड़ दिया। प्लाज्मिड में जोड़ दिया, वही प्रोसीजर चलेगा सारा। प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद हमने उसको किस में डाल दिया? परपोषी कोशिका में डाल दिया, और परपोषी कोशिका को हमने एक पैट्रिक प्लेट में डाल दिया। उन परपोषी कोशिकाओं ने विभाजन किया, उनकी संख्या में क्या हुई? तेजी से वृद्धि हुई।
तो हमारे इस डीएनए की संख्या में भी क्या होने लग गई, वांछित जीन की संख्या में भी क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। और इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गई, cDNA लाइब्रेरी प्राप्त हो गई। जीनोमिक लाइब्रेरी में डायरेक्ट डीएनए लेना है, आई बात समझ में, डायरेक्ट डीएनए लेना है, उस डीएनए को आरई के द्वारा काटना है, आरई के द्वारा काटकर प्लाज्मिड में जोड़ना है, परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाना है और पैट्रिक प्लेट के अंदर उसके अलग अलग अपने को खंड का जीन का लाइब्रेरी बनानी है। और cDNA लाइब्रेरी में हमको mRNA निकालना है बाहर कोशिका से, यूकेरियोटिक सेल से। इस mRNA से हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है। उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमको डबल करना है, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड करना है, उसको फिर पुराने तरीके से ही परपोषी उसमें प्लाज्मिड में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाकर और वांछित जीन के अनेक खंड क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं। ये क्या है बच्चों, cDNA लाइब्रेरी अथवा जीनोमिक लाइब्रेरी। टॉपिक थोड़ा सा है टफ, पर इतना टफ नहीं है कि आपको दिक्कत आए, है ना। एक दो बार वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक बार बुक को पढ़ लीजिए, आपको अपने आप बिल्कुल टॉपिक ढंग से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको कल का थोड़ा सा मैंने आपको बताया था वो रिवाइज कर देता हूं, फिर अगली क्लास के अंदर वो 3 जो आपको मैंने जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पढ़ाए थे उनसे आगे अपन पढ़ना शुरू करेंगे। कल इंपॉर्टेंट था बच्चों, पहला था बीटी कपास, ध्यान हो आपको, या किलर कॉटन, बीटी कपास या किलर कॉटन पता था आपको, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे बनाएंगे, ये जो कॉटन है, इस कॉटन में हमने क्या करा, जो बेसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु था, इस जीवाणु से क्राइजीन को इसमें प्रवेश करा दिया कॉटन में। क्राइजीन ने यहाँ पर जाकर कौन सी प्रोटीन बना ली, क्राई प्रोटीन बना ली। कौन सी प्रोटीन बना ली, क्राई प्रोटीन। जब पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी जो कीट होता है, इस कीट ने जब इस कपास को खाया तो उसकी आंत के अंदर एक क्राई प्रोटीन क्या कर गई, प्रवेश कर गई। और इस क्राई प्रोटीन के प्रवेश कर जाने से इसकी आंत छिद्रित हो गई और एक कीट कुछ समय बाद क्या हो गया, मर गया। तो हमारा जो कपास था वो इस कीट के प्रति क्या हो गई, प्रतिरोधी हो गई। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था शाकनाशी प्रतिरोधी पादप, वहां पर अपने को जो पादप था उसको ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी करना था। तो हमने क्या किया, एरोबैक्टर जीवाणु लिया, एरोबैक्टर जीवाणु से एक जीन अलग की क्यूरो ए, और उस क्यूरो ए को हमने क्या करा, मुख्य पादप के अंदर प्रवेश करा दिया बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो वो पादप कैसा हो गया, शाकनाशी प्रतिरोधी पादप। ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था विलंबित परिपक्वन। हमने फ्लेवर साबर टमाटर बनाया था, जिसकी बित्ती कुछ इस सब, जैसे नॉर्मल टमाटर की बित्ती कुछ समय में पलपली हो जाती है क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। तो उस परिपक्वन की क्रिया को देरी से करने के लिए हमने क्या करा, ACC डीएमिनेज जीन को उस टमाटर में स्थानांतरित कर दिया। और ACC डीएमिनेज जीन को हमने जैसे स्थानांतरित किया तो उस टमाटर के परिपक्वन में विलंबन होने लगा और वो टमाटर लंबे समय तक क्या रह पाया, सुरक्षित रह पाया। आगे की प्रोसेस अपन कल पढ़ेंगे। एक बार आप cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।